अच्छा सर, मैंने पढ़ा भी है कुछ समय पहले जब उपवर्गीकरण लागू किया गया, कुछ राज्यों में कर भी दिया है। और उसके बाद क्रीमी लेयर यानी कि एस सी एस टी जो रिजर्वेशन है उसमें क्रीमी लेयर लाने का प्रयास कर रही है सरकार। मुझे लाने का क्या, वो कर देगी। उसमें नुकसान क्या है और फ़ायदा क्या है, बहुजन समाज को मैं जानना चाहूँगा। जहाँ तक देखिए सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। मैं उसे किस तरीके से देखता हूँ, सरकार ने उपवर्गीकरण लागू किया। कारण क्या था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान जब लिखा उसके बाद में बाबा साहब ने शेड्यूलिंग की, बाबा साहब ने लिस्ट तैयार की। और बाबा साहब ने देखा कि सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर भारत में जो जातियां हैं उनके दो अलग बाबा साहब ने शेड्यूल तैयार किए। एक वो जातियां जो समाज के एक बहुत छोटे हिस्से में रह रही हैं लेकिन सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हैं। दूसरी वो जातियां जो समाज से एकदम से बाहर हैं लेकिन सामाजिक और शैक्षिक रूप से बहुत पिछड़ी हैं। तो जो समाज के एक हिस्से में कम से कम रह रही थी लेकिन सामाजिक और शैक्षिक रूप से बहुत पिछड़ी हैं, उनको बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट कहा, जिनको आज आप सामान्य तौर पर हम लोग दलित करते हैं। ऐसी जातियां लगभग 1500 के आसपास हैं। दूसरी बाबा साहब ने कहा जो समाज के दायरे से ही बाहर है, सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़ी हैं और बाकी भी जितने भी तरीके सबसे पिछड़ी हैं, उनको बाबा साहब ने कहा कि आदिवासी हैं और उनको शेड्यूल ट्राइब कहा। और एक लिस्टिंग करके शेड्यूल ट्राइब लगभग 1000 के आसपास जातियां आज उसमें आती हैं शेड्यूल ट्राइब में। तो अब क्या है कि ये जो रिजर्वेशन आपने कहा क्रीमी लेयर जो लगेगा, तो पहला आपने कहा सॉरी कि उपवर्गीकरण पर, तो उपवर्गीकरण ला करके सरकार ने जो यूनिटी बाबा साहब ने बनाई थी, बाबा साहब ने कहा कि अब दलित और आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो एक समय के बाद में कम से कम आरक्षण के मुद्दे पर या नौकरियों के मुद्दे पर या शिक्षा के मुद्दे पर उनकी यूनिटी बनेगी और वो यूनिटी बना करके अपना काम करना शुरू करेंगे, तो देश में सत्ता भी लेंगे, नौकरियां भी लेंगे और बहुत आगे बढ़ जाएंगे। इसीलिए इसीलिए बाबा साहब ने अनुच्छेद 340 ओबीसी के लिए लिखा कि एक समय के बाद एस सी एस टी ओबीसी के जो है कॉमन एजेंडे पर वो लोग काम करेंगे और अपनी सरकारें बनाएंगे और समाज आगे बढ़ेगा। लेकिन सरकार ने क्या है कि उसी यूनिटी को तोड़ने के लिए सरकार ने उपवर्गीकरण लागू कर दिया। और सरकार के जो तर्क हैं वो मेरे हिसाब से बहुत बचकाने किस्म के तर्क हैं। सरकार बिना किसी डेटा के आधार पर ये कह रही है कि एक जाति दूसरी जाति का अधिकार कर रही है, सरकार ने कोई डेटा नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उस पर भारत सरकार ने कोई अभी कानून नहीं बनाया, लेकिन कुछ स्टेट, सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि जब आदेश दिया तो स्टेट के लिए इसको छोड़ दिया। तो कई स्टेट हैं जहां पर उपवर्गीकरण लागू कर दिया, जैसे हरियाणा में सबसे पहले उपवर्गीकरण लागू किया, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है वहाँ उपवर्गीकरण लागू कर दिया, और कर्नाटक में भी उपवर्गीकरण लगभग लागू कर दिया उन लोगों ने। और 3 स्टेट में अब तक हो गया है और धीरे धीरे करके आगे के स्टेट में लागू करेंगे। तो ये अपने आप में बहुत खतरनाक होगा। जो यूनिटी बाबा साहब ने बनाई थी दलित समाज की जो जातियां उनकी यूनिटी, वो यूनिटी तोड़ने का काम किया है ना। तो भाजपा की जो पॉलिसी, आरएसएस की पॉलिसी है फूट डालो राज्य करो, वो पहला उसका स्टेप ये है। दूसरा वो ये मानते हैं कि दलित जो वर्ग है ओबीसी के रिजर्वेशन में तो क्रीम लेयर शुरुआत से लग रहा है। दलितों का जो रिजर्वेशन है, जो अनुसूचित जाति का रिजर्वेशन है, उसमें क्रीम लेयर का कोई कंसेप्ट नहीं था। और पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया कि दलितों के रिजर्वेशन में, अनुसूचित जाति के रिजर्वेशन में कोई क्रीम लेयर नहीं होगा। लेकिन अभी हाल ही में ये जो उपवर्गीकरण का जो जब डिसीजन आया था, तो उसमें इस समय जो मुख्य न्यायाधीश हैं बी आर गवई साहब जो हैं, वो अनुसूचित जाति से ही आते हैं। उन्होंने डिसीजन में सबसे लंबा नोट उन्होंने लिखा, अपना डिसीजन लिखा, और उसमें वो एकमात्र ऐसे जो है जज थे, यानी कि 7 जजों की बेंच बैठी थी, 6-1 से फैसला हुआ। तो एकमात्र ऐसे जज थे बी आर गवई साहब, जिन्होंने उपवर्गीकरण के बाहर जा करके दलित आरक्षण है उसमें क्रीमी लेयर की वकालत की। और उन्होंने क्रीमी लेयर की वकालत की। आज वो मुख्य न्यायाधीश है, उस समय मुख्य न्यायाधीश नहीं थे। तो आज वो मुख्य न्यायाधीश हैं। एक याचिका अभी सुप्रीम कोर्ट में गई है और उस याचिका में कहा गया है कि सरकार, 2 आधार पर याचिका गई है। उन्होंने कहा कि पहला जो है चैलेंज, उन्होंने चुनौती ये दी है दलित आरक्षण को, कि इसको जाति के आधार पर ना करके उनको आर्थिक आधार पर दलित आरक्षण होना चाहिए या अनुसूचित जाति का आरक्षण होना चाहिए। दूसरा उन्होंने उसको चुनौती दी है कि दलित आरक्षण में एक जातियां ऐसी हैं कि उनको जो है आरक्षण का लाभ कई पीढ़ियों से मिलता आ रहा है, बाकी दूसरी जातियों को लाभ नहीं मिल रहा, तो उनको क्रीमी लेयर लगा करके उन जातियों को बाहर करना चाहिए, दूसरी जातियों को अवसर देना चाहिए। आपका प्रश्न ये है कि इस पर मैं किस तरीके से सोचता हूँ। जी। मैं इस पर दोनों तरीके से सोचता हूँ कि जो क्रीमी लेयर का जो कंसेप्ट है, अगर क्रीमी लेयर आ जाता है तो उसके नुकसान क्या होंगे, फायदे क्या होंगे, दोनों देखता हूँ। इसके दोनों पक्ष हैं। मैं कहूँ इसका सैद्धांतिक पक्ष भी है, इसका व्यवहारिक पक्ष भी है। मैं इसके सैद्धांतिक पक्ष से कतई सहमत नहीं, क्योंकि इसका सैद्धांतिक पक्ष जब आएगा और अगर ये हुआ कि अनुसूचित जाति के आरक्षण में अगर आर्थिक आधार पर वो आरक्षण हो जाता है,
तो आप देखें कि ईडब्ल्यूएस आर्थिक आधार पर आया। जी ईडब्ल्यूएस का मतलब है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जी आर्थिक रूप से जो गरीब हैं या पिछड़े हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो आप ये बताइए कि आर्थिक रूप से पिछड़े क्या सिर्फ ऊंची जाति के लोग हैं? उसमें दलित आर्थिक रूप से पिछड़ा नहीं है, बिल्कुल पिछड़े है, लोग आर्थिक रूप से पिछड़े नहीं बिल्कुल है, है, या दूसरे जो है वर्ग हैं वो आर्थिक रूप से पिछड़े नहीं है। बिल्कुल है। लेकिन ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट सिर्फ ऊंची जाति के लोगों के बनेगा, एक भी दलित और पिछड़े का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं बनता इस भारत में। इसका मतलब क्या हुआ? इनडायरेक्ट रूप से सवर्ण लोगों को या ऊंची जाति के लोगों को 10% रिजर्वेशन दे दिया। एक बात ये हो गई। दूसरा मैंने कहा कि अगर नीची जाति के जो लोग हैं, दलित जो लोग हैं, दलितों का आरक्षण अगर जाति के आधार पर, जो बाबा साहब ने कहा कि जाति के आधार पर नहीं है, ये आरक्षण सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर है। यानी कि बाबा साहब ने जब ये रिजर्वेशन दिया तो उसमें जाति का कॉलम नहीं था। बाबा साहब ने कहा कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े जो लोग हैं उनकी शेड्यूलिंग की, और बाबा साहब ने कहा कि ये जातियां इतनी हैं जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से हजारों साल से पिछड़ी हैं, इनको हम आरक्षण का लाभ दे करके एक ऊपर जो है लाने की कोशिश करेंगे, जिससे एक जो है इक्वलिटी बन सके समाज में। अब अगर इस आधार को हटा करके, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन के आधार को हटा करके अगर आर्थिक आधार को इसमें अगर शामिल कर दिया, तो आप ये बताएं कि जिस तरीके से आर्थिक रूप से पिछड़ा, दलित और पिछड़ा होने के बावजूद भी उसका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं बनता, तो अगर इसका रिजर्वेशन अगर आर्थिक आधार पर हो गया तो इनका आर्थिक आधार पर सर्टिफिकेट कैसे बनेगा? पता है, आर्थिक आधार पर कोई सर्टिफिकेट नहीं बनेगा इनका। तो आर्थिक आधार पर कोई भी जो है तहसील इनका सर्टिफिकेट बनाने को तैयार नहीं है, तो ये पूरा रिजर्वेशन फिर जनरल के हिस्से में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आर्थिक आधार पर उनका रिजर्वेशन हो जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन पहले ही उनके पास में, यहाँ भी आर्थिक आधार पर कर देंगे तो वो यहाँ भी आर्थिक आधार पर पिछड़ा अपने आप को दिखा करके और फिर रिजर्वेशन ले लेंगे। क्यों? जाति तो उसमें कॉलम होगा नहीं। तो जाति जब उसमें कॉलम नहीं होगा, सिर्फ इतना लिखा होगा कि आर्थिक आधार पर कौन पिछड़ा है, और वो तुरंत बताएंगे कि आर्थिक आधार पर हम लोग पिछड़े हैं, तो 10% ईडब्ल्यूएस भी लेंगे और 21% आपका एससी का भी रिजर्वेशन ले लेंगे और 7.5% एसटी का भी रिजर्वेशन ले लेंगे। तो टोटल रिजर्वेशन जो है जितना भी एससी एसटी का है वो एक झटके में जनरल समाज का रिजर्वेशन हो जाएगा। आपका कौन सर्टिफिकेट बनाने वाला है? कोई भी दलित, एक भी दलित पूरे भारत में ऐसा हो जिसका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बन रहा हो, एक भी पिछड़ा ऐसा हो जिसका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बन रहा हो, कोई तहसील बनाकर नहीं देती है। वो पहले से ये कहते हैं कि आपका तो एससी और एसटी में रिजर्वेशन है, आपको ईडब्ल्यूएस में क्या बना करके देंगे? जबकि ईडब्ल्यूएस का कंसेप्ट ये है कि कोई भी आर्थिक रूप से पिछड़ा उसका बनेगा, लेकिन दलित और पिछड़ों का नहीं बनता, वो आदिवासियों का नहीं बनता। लेकिन दलित और पिछड़ों का अगर रिजर्वेशन आर्थिक आधार पर हो जाएगा, तो जिस तरीके से ईडब्ल्यूएस का उनका बन रहा है सर्टिफिकेट, उसी तरीके से दलित और आदिवासियों का सर्टिफिकेट बनवा करके वो सारा रिजर्वेशन ले लेंगे। तो एक सैद्धांतिक पक्ष ये है उसका कि अगर जो है रिजर्वेशन आर्थिक आधार पर हुआ तो 100% रिजर्वेशन एक दिन में पलट करके जनरल समाज के हिस्से में चला जाएगा। और ये दलित जो है, जो पिछड़े हैं, हजारों साल से जिनको मारा पीटा गया, सताया गया, उनके हाथ में हल्का सा भी अगर शिक्षा आई है, ये कलम एक दिन में छिन जाएगी। और वो वर्ग यही चाहता है कि किसी भी तरीके से इसको हम सामाजिक शैक्षिक पिछड़ेपन से हटा करके अगर आर्थिक आधार पर ले आए, तो आर्थिक आधार पर इनका सर्टिफिकेट कैसे बनेगा? बिल्कुल सर्टिफिकेट आपका नहीं बनाने वाले। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जब आपका नहीं बना रहे, तो आपका आर्थिक आधार पर ये सर्टिफिकेट एससी कैसे बना देंगे? जातीय कॉलम तो हट गया ना। आज जब आप सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं तो आपकी एक एससी में एक जाति होती है जो बाबा साहब ने शेड्यूलिंग की, उस जाति में आपने कहा कि मैं इस जाति का हूँ, उस जाति का सर्टिफिकेट बना दिया, उसके बेसिस पर आपको रिजर्वेशन मिल जाता है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि ये जो जातियां हैं सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हैं, तो वो उस जाति का कॉलम आपने लिखा, आपका सर्टिफिकेट मिला, आपने दिखाया, आपको रिजर्वेशन मिला। लेकिन आर्थिक आधार पर जब ये हो जाएगा तो फिर क्या होगा? वो जाति का कॉलम हटा, उस आधार पर क्या लिख जाएगा? उसकी जगह पर लिख जाएगा आर्थिक रूप से पिछड़ा, सिंपल ईडब्ल्यूएस लिख जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस जैसे लिख जाएगा, उसमें आर्थिक रूप से पिछड़ा लिख जाएगा, आपकी जाति जब पता नहीं लगेगी तो एक भी जो है सर्टिफिकेट आपका नहीं मिलेगा। 100% रिजर्वेशन एससी का जो है एक दिन में शिफ्ट हो जाएगा ऊंची जाति का, एक दिन में एसटी का रिजर्वेशन उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो आर्थिक आधार पर हो जाने का मतलब है कि 100% रिजर्वेशन दलितों का, आदिवासियों का खत्म हो जाना सीधे तौर पर। दूसरा इसका पक्ष व्यवहारिक ये है कि मैं मानता हूं कि उसके लिए दलितों के भी कुछ वर्ग या कुछ जो है एक वर्ग ऐसा है जो उसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि दलितों में भी मैं खुद देखता हूं कि जो लोग सरकारी नौकरियों पर लगे, आईएएस हुए, आईपीएस हुए, कलेक्टर हुए, प्रोफेसर हुए, डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए, तो वो जो लोग हुए, बाबा साहब ने जब रिजर्वेशन दिया उसका सिंपल कॉन्सेप्ट था कि जो व्यक्ति रिजर्वेशन का लाभ लेकर के पहले शिक्षा में आएगा, पहले नौकरी में आएगा, उसकी जिम्मेदारी ये होगी कि अपनी आने वाली पीढ़ी को रिजर्वेशन तक लेकर के आए, स्कूल तक पहुंचाए, कॉलेज यूनिवर्सिटी तक पहुंचाए, फिर उसको नौकरियों में भी आने के अवसर दे। बिल्कुल। लेकिन मैं देख रहा हूँ, इस बात को मैं, हो सकता है कुछ लोगों को खराब लगे, लेकिन मैं देखता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं, या मैं कहूँ कि एक वर्ग अब ऐसा बन गया है जो 3-3, 4-4, 5-5 पीढ़ियों से उसके घर में नौकरियां हैं। बेटे की नौकरी, पिता की नौकरी, फिर उनके बेटे की नौकरी, फिर उसकी नौकरी, फिर उसकी नौकरी, चाचा की भी नौकरी, भतीजे, यानी कि एक एक परिवार में बहुत सारी नौकरियां हैं। इसका नुकसान ये हुआ कि वो जो नौकरियां का जो अवसर समान रूप से बाबा साहब ने दिया था, उसमें उसी समाज के दूसरे लोग पिछड़ गए। अब आप इसे ऐसे समझें
कि जैसे अगर एक आज के संदर्भ में अगर इसे मैं देखता हूँ तो आप इसे ऐसे समझिएगा, जैसे दलित समाज के ही 2 बच्चे हैं। जी। एक बच्चा वो है जिसके पास में जो है सर्टिफ़िकेट तो है एससी का, दोनों के पास में। एक बच्चा वो है जिसके पास में रहने की व्यवस्था ठीक नहीं है, खाने-पीने की व्यवस्था ठीक नहीं है। वो सामान्य किसी कॉलेज से उसने बीए, बीएससी या बीकॉम कर लिया, है ना? या एमएससी कर लिया या बीएड कर लिया। एक बच्चा वो है, दूसरा बच्चा वो है जिसके पास में अच्छी सुविधाएँ हैं, अच्छी डीयू, जेएनयू इस तरीके की यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, आईआईटी से पढ़ा है ना? दोनों बच्चे और एक ही समाज के हैं, लेकिन आर्थिक रूप से दोनों विभिन्न हैं। एक के पास में एक के पिताजी के पास नौकरी है, उनके पिताजी के पास नौकरी रही है, 2-3 पीढ़ियों से नौकरियाँ रही हैं, संसाधन रहे। एक वो है जिसके पास में कोई संसाधन नहीं रहा। तो जिसके पास संसाधन नहीं रहा और जिसके पास संसाधन है, जब वो एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में जब वो बैठेंगे, तो रिजर्वेशन दोनों को सेम मिलेगा। लेकिन एक की तैयारी का अलग स्तर है, दूसरे की तैयारी का अलग स्तर है, क्योंकि दोनों का बैकग्राउंड एक जैसा नहीं है, नहीं। जबकि दोनों एक ही जाति में। तब लाभ किसको मिलेगा? वो व्यक्ति जिसके पास 3 पीढ़ियों से नौकरी है, वो अच्छी जगह कोचिंग कर लेगा, अच्छे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ लेगा और अच्छी फैसिलिटी लेकर के वो नौकरी की तरफ चला जाएगा। उस जो उसी सेम जाति का बच्चा है और उसको वो रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। तो करना ये चाहिए था हमारे समाज के लोगों को ही, दलित समाज के लोगों को ये करना चाहिए था कि वो ऑप्शन दूसरे जो बच्चे हैं उनके लिए भी खुला छोड़ना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं छोड़ा। और मुझे लग रहा है इसी का लाभ उठा करके आरएसएस और जो बीजेपी जैसे संगठन और पार्टियां बनी हुई हैं, उन्होंने इसी का लाभ उठा करके दलितों की जाति को, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ा दिया। एक जाति को बताया कि तुम्हारा आरक्षण ये लोग खा रहे हैं, एक जाति को बताया तुम्हारा आरक्षण ये लोग खा गए। ये बता भी इसलिए पाए क्योंकि मुझे लगता है कि उस जाति को या उस वर्ग को जो है थोड़ा-सा खुला दिल रखना चाहिए था। और यकीनन उसमें मुझे लगता है कि जो पिछड़े हैं, जो उसी समाज के, उनके बहुत बड़े हिस्से पर नौकरी आज भी नहीं है। और एक व्यक्ति ऐसा है जिस पर जो है 3-3, 4-4, 5-5 पीढ़ियों से पूरे-पूरे परिवार पे जो है नौकरी है। तो बाबा साहब का जो रिज़र्वेशन का कांसेप्ट था, वो मुझे लगता है कि यहाँ आकर के कहीं न कहीं उसको फ़ेल कर दिया लोगों ने। और इसीलिए वो लोग जो है वर्गीकरण लागू करने में सफल हो गए, क्योंकि एक जाति से दूसरी जाति को लड़ाने का उनको आधार मिल गया। इसीलिए वो लोग क्रीमी लेयर तक आ जा गए हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस डाल दिया। अक्टूबर में सुनवाई है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी उसमें पार्टी बना करके उनका पक्ष जाना है। और सरकार तो पहले ही इसके लिए तैयार है कि किसी भी तरीके से एससी के रिजर्वेशन में जो है वो लग जाए, क्रिमिनल। क्रिमिनल लग जाए। तो उसका व्यवहारिक आधार को ये लोग जो है व्यवहारिक पक्ष को उसका जो आधार बना करके एक जाति दूसरी जाति का अधिकार खा रही है और एक परिवार दूसरे ही परिवार का अधिकार जो है खा रहा है। इसको आधार बना करके इन लोगों ने पहले समाज में डिफरेंसेस पैदा किए, भेदभाव पैदा कर दिए, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ खड़ा कर दिए और फिर उसको आधार बना करके ये लोग कोर्ट तक पहुंच गए और उसमें कामयाब हो गए। एक और उसका नुकसान होगा, मैंने कहा अगर क्रीमी लगा, उसका एक भारी नुकसान ये है कि जैसे ही क्रीमी लेयर लगेगा तो हम देखें कि जैसे एक उसकी न्यूनतम आयु रख दी जाती है कि जिसकी न्यूनतम आयु साल की इतनी है उसके बच्चे को आरक्षण नहीं मिलेगा। जैसे ओबीसी जब रिजर्वेशन आया 1990 जब मंडल कमीशन लागू हुआ, तो मंडल कमीशन लागू होने के बाद में उच्च जाति के लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। जी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचाने के बाद में 1992 में इंदिरा हसानी केस में जब जजमेंट आया तो उन्होंने कहा कि 27% जो रिजर्वेशन दिया है उसे खत्म नहीं करते हैं, वो ठीक है, लेकिन एक क्रीमी लेयर का कंसेप्ट उन लोगों ने लगा दिया। उन्होंने कहा कि ओबीसी में उस समय उन्होंने कहा कि इतनी आयु जो है इनकम अगर साल की अगर होगी तो उसके बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और आज उस वो इनकम 8 लाख है, तो ओबीसी की अगर 8 लाख रुपए अगर साल की इनकम है तो उसके बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इसी कंसेप्ट के तहत ओबीसी में आज तक कोई प्रोफेसर नहीं बन पाए। 2019 तक कोई प्रोफेसर नहीं था, आज 3-4% प्रोफेसर बन पाए। एक भी प्रोफेसर नहीं बन पाया, क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई क्लास 1 में जाता है तो उसका प्रमोशन जो है रिजर्वेशन के तहत हो नहीं पाता और जनरल में जब प्रमोशन होगा तो जनरल वाले लोग एससी या ओबीसी को क्यों ले लेंगे प्रमोशन में, इसीलिए कोई प्रोफेसर नहीं बन पाया। उसके बाद जैसे ही कोई बच्चा जो कोई व्यक्ति जो नौकरी में गया, मैं कहता हूँ ग्रुप बी की भी नौकरी में जाता है तो 1-2 साल की सर्विस के बाद उसकी तनख्वाह 8 लाख के पार जाती है। तो जैसे ही वो पहली पीढ़ी, आप समझें कि पहली पीढ़ी पर अगर कोई व्यक्ति आया नौकरी पर और उसे आगे भी कई पीढ़ियों तक रिजर्वेशन की ज़रूरत है, अभी आरक्षण की ज़रूरत है और घर मकान बनाने हैं उसे और जो है बाकी सारे भी काम करने हैं, एक पीढ़ी के बाद रिजर्वेशन गए, उसके बच्चे को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा और जब रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं होगा आपका, अच्छी यूनिवर्सिटी में आप लोग नहीं पढ़ा पाएंगे और नौकरी का तो आप छोड़ दीजिए, जनरल में नौकरी किस तरीके से फाइट कर पाएंगे, तो वो एकदम से पिछड़ेगा। दूसरा ये है कि वो जो वर्ग, जो एससी और ओबीसी का वो वर्ग, खास करके एससी का जो वो वर्ग जो क्लास 1 अधिकारी है, जो आईएएस हैं, पीसीएस हैं, है ना, या जो प्रोफेसर हो गए हैं या जो अच्छे इंजीनियर हैं, ये वर्ग क्या है कि ये एक ब्रेन पावर है। साहब कांशीराम ने इसी वर्ग को इकट्ठा करके मामसेप बनाई और एक ब्रेन पावर का इस्तेमाल करके देश में जो है बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन किया, एक बहुत बड़ी पार्टी खड़ी कर दी और प्रदेश में 4 बार सत्ता चलाई। तो ब्रेन पावर है, साहब कांशीराम कहते थे। इस ब्रेन पावर को तोड़ने का काम क्रीमी लेयर करेगा, क्योंकि अगर ये ब्रेन पावर, इनकी सबकी तनख्वाह 8 लाख से ज़्यादा,
और अगर इनको पता लगेगा कि क्रीमी लेयर लगी, इनके बच्चे को रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला है, तो जब मुझे पता लगेगा कि मेरे बच्चे को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो मैं रिजर्वेशन की लड़ाई क्यों लड़ूंगा? ये भी सही बात है सर। मैं लड़ूंगा? नहीं लड़ूंगा। बिल्कुल तो नहीं। मुझे पता लगेगा कि आरक्षण मेरे बच्चे को नहीं मिलने वाला, मैं आरक्षण की लड़ाई क्यों लड़ूंगा? तो वो आरक्षण की लड़ाई को विड्रॉ कर लेगा, वो नहीं लड़ पाएगा, उससे बाहर हो जाएगा। यही आरएसएस और बीजेपी चाहते हैं कि वो जो वर्ग आरक्षण की लड़ाई को लड़ रहा है, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आरक्षण की लड़ाई को लड़ रहे हैं, उसको बचा करके रख रहे हैं, आईएएस पीछे से जो है उसमें अपनी ताकत लगाते हैं। ये जो क्रीम है, जो दलित समाज का जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, ये उस लड़ाई को लड़ता है जी। और उस लड़ाई को बना करके रखा हुआ है। और वो यही चाहता है आरएसएस कि ये वर्ग उससे अलग हो जाए, तब वो जो नीचे वर्ग है ग्रुप सी डी वाला, उसको तो वैसे ही खत्म कर देगा। बिल्कुल। तो उसने क्या किया कि इसमें क्रीमी लेयर लगवा दी। क्रीमी लेयर के बाद में जिन लोगों के बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगा, वो आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ेगा। उसे मालूम है सीधी सी कि जब बात। मेरे बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगा, मैं सड़कों पर जाकर के क्यों लाठी खाऊंगा, मैं सड़कों पर जाकर के क्यों जो हंगामा करूंगा, और मैं क्यों अपनी नौकरी दाव पे लगाऊंगा जब मेरे बच्चों को आरक्षण मिलना ही नहीं है। तो वो क्या करेगा? वो आरक्षण की लड़ाई से बाहर हो जाएगा। तो बाकी जो आरक्षण में ग्रुप सी डी और जो है ग्रुप बी के जो न्यूनतम पदों के जो पदाधिकारी और कर्मचारी और टीचर और ये शिक्षक बचेंगे, ये किसी भी तरीके से आरक्षण की लड़ाई को नहीं लड़ सकते। तो आरक्षण को वो इनडायरेक्टली खत्म कर देंगे। ये कंसेप्ट है उसके पीछे। ये हमें समझना चाहिए और सारे लोगों को इसको समझना चाहिए। और बाकी मैं देखता हूँ कि हमारी जो पार्टियां हैं, संगठन है, वो इस पर किसी तरह की कोई स्टैंड नहीं है उनका, किसी तरह की कोई लड़ाई इस पर नहीं लड़ रही है। इतनी गंभीर मसले हैं। मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले जब उपवर्गीकरण का मामला जब हाई कोर्ट में चल रहा था, तो हमारी जो पार्टियां हैं उन्होंने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उसमें एक पक्ष बनने की कोई कोशिश भी नहीं की। जब सुप्रीम कोर्ट में 2020 में जब देवेंद्र सिंह का जब मामला आया, उपवर्गीकरण वाला मामला आया, तो होना ये चाहिए था कि बहुजन समाज पार्टी, ऐसी जो दलितों की पार्टियां हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर करनी चाहिए थी और उनसे कहना चाहिए था कि इसमें थर्ड पार्टी हम लोग बनेंगे, क्योंकि दलितों के हितों के हम लोग जो है रक्षा के हम उसके लिए लड़ रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट किसी प्रकार का निर्णय देने से पहले हमारी बात को सुनेगा और आप अपना पक्ष रखते, अपने वकीलों को भेजते। एक सिंगल वकील किसी पार्टी ने नहीं भेजा। मुझे इतना दुख होता है। जो पार्टियां चिल्लाती हैं, दलित हितैषी पार्टियां हैं, जो जोर जोर से नारे लगा रही है, चाहे आजाद समाज पार्टी हो, भीम आर्मी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी, एक पार्टी ने अपना जो एडवोकेट नहीं भेजा। आपको भेजना चाहिए था। कैविएट दायर करते आप सुप्रीम कोर्ट में और उनसे बोलते कि सुप्रीम कोर्ट निर्णय देने से पहले हमारी बात सुनेगा, क्योंकि दलित हितों की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। अच्छा, एक और गंभीर सवाल है सर। तो इन्होंने वो कैविएट दायर नहीं की। उसके बाद आज जब ये मुद्दा आया, आज जब वो लोग एक याचिका जब आपके क्रीमी लेयर को लेकर के पहुंच गई है, दलितों के जो आरक्षण है उसको आर्थिक आधार पर किया जाए, इसको लेकर के याचिका पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया। अक्टूबर में उसकी सुनवाई है। आज भी बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने एक भी कैविएट दायर नहीं किया सुप्रीम कोर्ट में, और वो कैविएट दायर करके कहते कि सुप्रीम कोर्ट से कि आप इस पर निर्णय सुनाने से पहले हमारा पक्ष जाने, क्योंकि दलित समाज की रहनुमाई हम लोग कर रहे हैं। एक भी नहीं खड़ा होता उस पर। और आप देखिएगा अक्टूबर में अगर उसकी सुनवाई होगी तो ये लाजिमी, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये आप लड़ाई अक्टूबर से पहले नहीं लड़ेंगे तो आपके रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर भी लगेगा, आपके रिजर्वेशन में उपवर्गीकरण भी होगा, आपका रिजर्वेशन जाति के आधार से, शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार से हट करके आर्थिक आधार पर जाएगा और पूरा रिजर्वेशन एक झटके में खत्म हो जाएगा। तो जिन लोगों को रिजर्वेशन से जो नौकरियां मिली थी, वो तो बहुजन समाज पार्टी से बिल्कुल हट जाएगा। फिर वो क्यों काम करेगा? रिजर्वेशन, जिसकी अगली पीढ़ी को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, वो क्यों लड़ेगा? बताइए। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो तो हट जाएगा। तो इन पार्टियों को समझना चाहिए, इन पार्टियों को सोचना चाहिए। मैंने कहा बसपा ने या जितनी पार्टियां हैं उन्होंने कभी कैबिनेट दायर करके अपना पक्ष नहीं रखा है किसी भी तरीके का। वो उसमें पार्टी बनना चाहिए उसे। अरे दलितों की रहनुमाई जो पार्टी कर रही है और वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई नहीं लड़ रही है, इतना बड़ा दलितों का मुद्दा चल रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जब केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया, उस याचिका को स्वीकार कर लिया है और अक्टूबर में जब सुनवाई है, तो आपको अपना वकील भेजना चाहिए और एक कैबिनेट उसमें दायर करिए और उसमें कहिए कि सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय सुनाएगा उससे पहले हमारा पक्ष जानेगा, क्योंकि हम दलितों की रहनुमाई करते हैं, हम दलितों का जब पक्ष रखते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उस कैबिनेट को स्वीकार करेगा और आपका पक्ष जानेगा, उससे पहले निर्णय नहीं सुनाएगा। कोई कैबिनेट दायर नहीं करना किसी भी तरीके का, और बिना मतलब के जो है इधर उधर की बातें करना। सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के आधार पर मैं देखता हूँ कि कोई पार्टी कोर्ट की लड़ाई लड़ती नहीं है। जितने भी आरक्षण विरोधी निर्णय आ रहे हैं, सरकार से एक भी निर्णय नहीं आ रहा। पिछले 20 साल से मैं देख रहा हूँ, सारे ही निर्णय आरक्षण विरोधी हैं, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से आए। लेकिन शिक्षा आरक्षण के जितने भी खिलाफ निर्णय हैं वो कोर्ट से आए, एक भी निर्णय सरकार से नहीं आया। लेकिन सारी की सारी जो दलित पार्टियां हैं वो तो एकदम शांत बैठी हुई हैं, खामोश बैठी और हुई हैं। मुद्दे उन्हीं के हैं खास तौर से। उनकी पीढ़ियां भुगतेंगी जितनी दलित पार्टियां हैं। मेरी बात को आज लिख करके रखिएगा, अगर ये आरक्षण की और शिक्षा की लड़ाई को नहीं लड़ती हैं तो इनकी पीढ़ियां भुगतेंगी और एक दिन ऐसा होगा इन पार्टियों का नामो निशान बढ़ जाएगा। कब तक दलित इनके साथ खड़ा होगा? अरे दलितों की शिक्षा आप बचा नहीं पा रहे हैं, रोटी रोजगार उनका बचा नहीं पा रहे हैं, आरक्षण आपका जा रहा है, क्रीमी लेयर लगने वाला है, उपवर्गीकरण उन लोगों ने करके डाल दिया है। क्या बचाया आप लोगों ने? 28,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए। किसी ने कुछ कहा? कोई आंदोलन किया सड़क पे? बताइए। कोई आंदोलन नहीं किया। कौन सा स्कूल बचाया? 4 बड़े मेडिकल कॉलेज में पूरा रिजर्वेशन खत्म कर दिया हाई कोर्ट के एक आदेश ने। आपने
जो है हाई कोर्ट की डबल बेंच में याचिका लगाई, आपने सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ याचिका लगाई, ऐसा क्यों कुछ नहीं भी याचिका नहीं लगा रहे हैं आप? आपने आसानी से खड़े होते हुए जो आरक्षण खत्म होते हुए देख लिया। उपवर्गीकरण जब लागू हुआ, मैंने बताया किसी ने भी एक याचिका नहीं लाई, कोई कभी दायर नहीं हुआ। आज दूसरा क्रीमी लेयर को लेकर के और आपके जातिगत आरक्षण या शैक्षिक सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर जो आरक्षण है उसको खत्म करके आर्थिक आधार पर लागू करने के लिए एक याचिका चली गई, कोर्ट ने स्वीकार कर दी। आप अभी भी नहीं चेत रहे हैं? कब कोर्ट में जाएंगे? जब सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय सुना देगा कि दलितों के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर हम लोग लगा रहे हैं और उनका जो आधार है उसका सामाजिक शैक्षिक पिछड़ेपन को हटा करके ईडब्ल्यूएस कर रहे हैं, एक झटके में रिजर्वेशन जनरल समाज का हो जाएगा। कोई जा रहा है उसमें? बताइए। गंभीर ये विषय भी जो पार्टियां अपने आप को दलित हितैषी बता रही हैं, जितने भी दलित समाज के लोग हैं उनको चेतना चाहिए और इन पार्टियों के रहनुमाओं का कॉलर पकड़ करके पूछना चाहिए कौन सी लड़ाई लड़ रहे हो भाई? कौन सी लड़ाई है? शिक्षा की लड़ाई तुम लड़ नहीं रहे हो, रोटी रोजगार की लड़ाई तुम लड़ रही हो, स्वास्थ्य की लड़ाई तुम लड़ नहीं रहे हो, आरक्षण की लड़ाई लड़ नहीं रहे हो, क्रीमी लेयर तक आ गया और क्या चाह रहे हैं हम लोग?